हेलो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th केमिस्ट्री का कोर्स जिसे हम नीट और जी मेंस के लेवल पे पूरा स्टडी करेंगे। आज हमारे इस कोर्स की पहली क्लास है और इस क्लास में सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि किस तरीके से हम तैयारी करें, किस तरीके से वीडियो लेक्चर का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हमें सुनने चाहिए वीडियो लेक्चर। 2 मिनट इसमें मैं आपके लूँगा। देखिए, जब भी आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं या वीडियो लेक्चर सुनते हैं, सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि जहाँ भी हम लेक्चर सुनते हैं वो जगह फ़िक्स कर लें। रोज़ाना अपने पढ़ने की एक जगह फ़िक्स करने से हमें आदत पड़ती है डिसिप्लिन के साथ पूरा वीडियो देखने की, उसे ध्यान से सुनने की। दूसरी बात, जब भी वीडियो देखें ईयरफोन का यूज़ करके वीडियो पूरा देखें। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो देखते हुए नोट्स ज़रूर बनाएं। कई बार हम लोग वीडियो देख लेते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं और नोट्स नहीं बनाते। जब बाद में हमें कुछ याद करना पड़ता है या समझना पड़ता है और दोबारा ज़रूरत पड़ती है रिकॉल करने की, तो फिर से हमें वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ती है। बार बार वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब भी वीडियो देखें एक क्लास की तरह उसे पढ़ें और अपनी एक कॉपी बनाएं, उसमें नोट्स लिखें और धीरे धीरे करके अच्छे से इस टॉपिक की तैयारी करें। बच्चों, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम मोल कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, एटम के बारे में जानेंगे, मॉलिक्यूल के बारे में, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना और स्टोइकोमेट्री के बारे में, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ये सब हमारे कंटेंट हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का 11th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमारे क्या क्या कंटेंट रहेंगे, ये करीब 10 या 11 लेक्चर का चैप्टर होगा। फर्स्ट लेक्चर में हमें ये जानना चाहिए कि एटम के बारे में, मैटर के बारे में, मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड। ये हमारे फर्स्ट लेक्चर के कंटेंट हैं। यानी कि मैटर क्या होता है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है और सॉल्यूशंस किसे कहते हैं, मिक्सचर किसे कहते हैं, इन सब बेसिक टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। सेकेंड लेक्चर हमारा एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में होगा। और इसके बाद थर्ड लेक्चर जो है, इट इज़ अबाउट टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हम मोल कंसेप्ट यानी कि किसी भी एटम के, मॉलिक्यूल के, इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। और फोर्थ जो टॉपिक है हमारा वह है परसेंट कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के बारे में। और फिफ्थ जो टॉपिक रहेगा हमारा वो बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे कि मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, इसके बारे में रहेगा। तो फिफ्थ लेक्चर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स, हम इसके बारे में जानेंगे। और इसके अलावा हमारे एक बहुत ही अलग टॉपिक इक्विवेलेंट वेट की कैलकुलेशन के बारे में 6th लेक्चर में हम देखेंगे। और 7th लेक्चर में नॉर्मलिटी एंड टाइट्रेशन हमारे सीक्वेंस में होगा। 8th लेक्चर में
हम स्टोइकोमेट्री फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट के बीच में कैसा रिलेशन होता है, डेट इज डिस्क्राइब्ड बाय स्टोइकोमेट्री। और 9th में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर और आप कह सकते हैं लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। ये लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन जो हैं बताएगा कि डिफरेंट कंपाउंड आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं, वो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन में हम पढ़ेंगे। और 10th जो है ये छोटा सा टॉपिक है जहाँ पर नीट में और IIT में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये फर्स्ट चैप्टर की यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की कंटेंट स्ट्रक्चर है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो याद रखेंगे, सबसे पहले हमें जानेंगे कि मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं केमिस्ट्री को जानने के लिए, इसकी हम स्टडी करेंगे। इसके बाद एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सब एटम का मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप लोगों ने AMU नाम सुना होगा, एटॉमिक मास यूनिट, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। थर्ड जो लेक्चर आएगा या जिसका सीक्वेंस आएगा, एटम के, आयन के, मॉलिक्यूल के मोल्स कैलकुलेट करना और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स जो इससे सॉल्व होते हैं वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और इसके बाद परसेंट कंपोजिशन, जैसे कि H2O में ऑक्सीजन कितने परसेंट है, ग्लूकोज में कार्बन कितने परसेंट है, या परसेंट कंपोजिशन देके कई बार हमसे एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए कहता है, वो सब हम इसमें सीखेंगे। डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, कोई सॉल्यूशन आपने बनाया तो मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, अलग अलग टाइप से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। इक्विवेलेंट वेट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये जनरली 11th के बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है और ये छूट भी जाता है, 11th में कई बार नहीं भी हो पाता है। इस पर बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, इक्विवेलेंट वेट के ऊपर, नॉर्मलिटी के ऊपर, टाइट्रेशन के ऊपर, दैट इज द पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। स्टोइकोमेट्री, जैसा कि मैंने भी कहा था कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उनके अमाउंट के बीच में, उनके मास के बीच में, उनके वॉल्यूम के बीच में, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज डिस्क्राइब्ड इन स्टोइकोमेट्री। वी कैन फाइंड आउट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बाय यूजिंग स्टोइकोमेट्री। किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट आपने कितने लिए और प्रोडक्ट कितना बनेगा, इससे हम स्टोइकोमेट्री में पढ़ते हैं। लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो एक लॉ तो आप जानते ही हैं, मास कंजर्वेशन, कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो ना तो मास क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। इस टाइप के 5 लॉज हम पढ़ेंगे। अलग अलग लॉज हैं जो हमें ये बताते हैं कि रिएक्शंस किस तरीके से होती हैं, उनकी बेसिक नेचर होती क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये एक छोटा सा टॉपिक है जो फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, मगर हम केमिस्ट्री में इसको पढ़ाएंगे क्योंकि एक क्वेश्चन कई बार नीट में पूछ लिया जाता है। ये कोर्स नीट और जी मेंस के लिए है। NCERT पूरी तरह कवर करते हुए ICSE और RBSE बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये बराबर यूज़फुल है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम इसे किस तरह लेते हैं, किस तरह इसका यूज़ करते हैं। इसके नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहिए। जब तक हम टॉपिक के नोट्स नहीं बनाएंगे, हमारे पास रिवीजन करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती है, कोई मटेरियल नहीं होता। क्वेश्चंस वगैरह, न्यूमेरिकल्स वगैरह इसमें अच्छे से डिस्कस किए जाएंगे और आप लोगों को सोर्स भी बता दिया जाएगा, PDF भी भेज दिया जाएगा क्वेश्चंस के लिए। और अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले, जैसा कि हमारा टॉपिक है मैटर्स के बारे में, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसमें वेट होता है, जिसमें जो वॉल्यूम घेरती है, उसे मैटर कहते हैं। हम सभी जानते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं कि मैटर कितने टाइप का होता है, कितनी स्टेट होती हैं। 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड्स में पार्टिकल्स
के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हैं। उनके पार्टिकल्स के बीच में किसी तरीके का कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता, ना पार्टिकल्स रोटेट कर पाते हैं। जब आप उन पर बाहर से फोर्स लगाते हैं तो वो केवल वाइब्रेट कर सकते हैं। यानी कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर की स्टेट आती है लिक्विड। लिक्विड में पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और ना ही बहुत वीक है। और पार्टिकल्स में 2 डायमेंशनल फ्लो की टेंडेंसी होती है, यानी कि पार्टिकल्स एक फ्लोर पे, एक प्लेन पर मूव कर सकते हैं। जैसे कि गैस में 3D मूवमेंट होता है, पार्टिकल्स कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं गैस के पार्टिकल्स के बीच में किसी तरीके का कोई अट्रैक्शन नहीं होता और गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। इन सब के बाद, मैटर को जानने के बाद ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि मैटर किसका बनता है, कैसे बनता है। बच्चे लोगों, एटम जो है, हमें बताया जाता है एटम के बारे में, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज नॉट फर्दर डिविजिबल। एटम वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसे आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे एटम कहते हैं। लेकिन एटम के भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो हम कहेंगे एटम किसी भी मैटर को हम डिवाइड करते चले जाएं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते चले जाएं बिना किसी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के रिलीज के, यानी कि ना इलेक्ट्रॉन निकले ना प्रोटॉन निकले, बस हम उसको डिवाइड करते चले जा रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यानी कि कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल उसमें एमिट नहीं होना चाहिए। तो फाइनली जो स्मॉलेस्ट स्पीशीज बनती है, जो न्यूट्रल है, जिस पे कोई चार्ज नहीं है, दैट इज कॉल्ड एटम। दैट मीन्स किसी मैटर को ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट कर देना जिसके कन्वर्जन में कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल रिलीज ना हो, ना इलेक्ट्रॉन जाए ना प्रोटॉन जाए, that is called atom. Atom is the smallest particle which has all characteristic property of a substance, जिसके अंदर अपनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं अपने सब्सटेंस की, वो एटम है। एटम इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सब्सटेंस। एटम बिल्डिंग ब्लॉक हैं, यानी कि एटम को आप कहेंगे एटम इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सब्सटेंस। इट इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पार्टिकल विच कैन रिप्रेजेंट अ सब्सटेंस। इसे हम एटम कहते हैं। एटम के बारे में आपको मालूम है कि एक एटम में 2 जोन हैं। एक इसका सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जोन। किसी भी एटम के सेंटर में जो पार्ट है उसे कहेंगे न्यूक्लियस, और जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जोन। यहां पर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जोन में डिफरेंट टाइप के शेल्स होते हैं। 8th 9th क्लास में बताया जाता है कि शेल्स होते हैं KLM, इस टाइप के शेल्स हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। और न्यूक्लियस में सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। बच्चों, न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है।
तो ये एटम के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि एटम एक सबसे छोटा पार्टिकल है। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं और चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए चार्ज दोनों में इक्वल होता है और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम के बाद हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? मॉलिक्यूल का मतलब है, अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इसका सिंपल फॉर्म है केमिकल स्पीशीज। कंटेनिंग टू और मोर देन टू एटम्स, जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम हों, वो मॉलिक्यूल है। H2, O2, N2, O3, P4 फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है, S8 सल्फर का मॉलिक्यूल है, H2SO4, HNO3, P4O10, C6H12O6। बच्चों ये सब मॉलिक्यूल हैं। इन सब में दो या दो से ज्यादा एटम है। अब किसी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होता है दैट इज कॉल्ड एटमिसिटी। जैसे कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दो एटम हैं, इसकी एटमिसिटी 2 है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दो एटम हैं, एटमिसिटी 2 है। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में दो एटम हैं, एटमिसिटी 2 है। ओजोन की एटमिसिटी 3 है, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है ऑक्सीजन के। फॉस्फोरस की एटमिसिटी 4 है, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस के 4 एटम हैं। सल्फर की एटमिसिटी 8 है। इस तरीके से अगर हमें किसी मॉलिक्यूल की एटमिसिटी निकालनी हो, वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल पूछा गया HNO3 की एटमिसिटी कितनी है, दैट इज 3 + 1 + 1 दैट इज 5। तो कहा जाए एटमिसिटी क्या है, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक सिंपल बात है जो आप सीख गए होंगे कि एटमिसिटी का क्या मतलब है। अब अगर हम ऊपर वाले मॉलिक्यूल और इन मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करें तो इनमें एक डिफरेंस नजर आ रहा है। ये सारे मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि H2, O2, नाइट्रोजन, O3, P4, S8। H2 के एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, दोनों हाइड्रोजन के हैं। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, दोनों ऑक्सीजन के हैं। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, दोनों नाइट्रोजन के हैं। ओजोन के तीनों एटम ऑक्सीजन के हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं बच्चों, इन्हें हम नाम देंगे होमो एटमिक मॉलिक्यूल। दीज आर होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स। और अगर किसी मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, जैसे कि H2SO4 में आप देखिए, दे आर 3 टाइप्स ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। सो दिस इज हेट्रोएटमिक। HNO3 में 3 डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। P4O10 में देखिए अब 2 टाइप के एटम्स हैं। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 टाइप के एटम्स हैं, और इस कैटेगरी को हम कहते हैं बच्चों हेट्रोएटमिक मॉलिक्यूल्स। तो हम लोगों ने जाना मॉलिक्यूल क्या होता है, एटमिसिटी का क्या मतलब है, होमोएटमिक और हेट्रोएटमिक क्या होता है। अगर एक ही टाइप के एटम्स हैं तो होमोएटमिक है, और डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं तो हेट्रोएटमिक है। एलिमेंट का क्या मतलब है, कंपाउंड का क्या मतलब है, मिक्सचर का क्या मतलब है, ये भी हम जान लेते हैं। एलिमेंट किसी सब्सटेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। एलिमेंट किसी सब्सटेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। अगर एलिमेंट की बात की जाए तो इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस।
दूसरी बात, इट इज मेड बाय सेम काइंड ऑफ एटम। तीसरी बात, एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। बच्चों सपोज कीजिए आपके पास एक गोल्ड का टुकड़ा है, तो ये गोल्ड एक एलिमेंट है क्योंकि इसमें कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं है, गोल्ड अपने आप में प्योर है। अगर हम इसे डिवाइड करना शुरू करें तो ये कुछ बड़े पार्टिकल्स में टूटेगा, और छोटे में डिवाइड करें और छोटे में डिवाइड करें तो फाइनली जो हमें गोल्ड का एटम मिलेगा, अगर आपने इसको भी डिवाइड किया, अब ये गोल्ड नहीं है बच्चों। यानी कि कोई एलिमेंट फाइनली अगर अपनी प्रॉपर्टीज शो करेगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल के फॉर्म में, तो वो पार्टिकल एटम होगा। आप गोल्ड को छोटा कर सकते हैं, टुकड़े बना सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं, एक ऐसा पार्टिकल आपको लास्ट में मिलेगा जिसे आपने और छोटा किया तो फिर वो गोल्ड नहीं रहेगा। दैट इज कॉल्ड एटम ऑफ गोल्ड। इसका मतलब है एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्टीमेट पार्टिकल किसे कहेंगे, वो पार्टिकल है हमारा एटम। और एक एलिमेंट में केवल एक ही टाइप के एटम्स होंगे। अगर गोल्ड की बात कर रहे हैं आप तो गोल्ड ही रहेगा, और प्योरेस्ट फॉर्म है, ये हमने एलिमेंट के बारे में जाना। जब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं, कंपाउंड्स आर मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स एंड डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन सर्टेन रेशो। यानी कि अगर हम कंपाउंड के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें यह बताना पड़ेगा कि कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं। चलिए कंपाउंड की बात कर लेते हैं। तो कंपाउंड्स में मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। बिल्कुल ठीक है साहब। C6H12O6 एक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड में कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 है। ऐसे ही अगर आप बात करते हैं H2O एक कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है। H2O2 इसमें वही एलिमेंट हैं जो कि H2O में है, लेकिन रेशियो अलग अलग है, इसलिए ये अलग कंपाउंड है और ये अलग कंपाउंड है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आप पाएंगे कि यहां पर जो रेशियो है वो 1:1 है। इसका मतलब है मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इन सर्टेन रेशियो। इनका प्रोपोर्शन फिक्स होता है, एक कंपाउंड में अलग अलग टाइप के एटम्स का रेशियो फिक्स होता है। अगर हम कंपाउंड्स की और बात करें, किसी भी कंपाउंड को, जैसे मान लीजिए हमने कोई C6 या सुक्रोज का टुकड़ा ले लिया, C12H22O11। इसको बड़े से टुकड़े को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया और छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, तो सुक्रोज को रिप्रेजेंट करने वाला जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा C12H22O11, दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। अगर इसको आपने और तोड़ा तो ये 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन में टूट तो जाएगा, लेकिन अब ये सुक्रोज नहीं होगा। इसका मतलब है कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए, कंपाउंड के लिए अल्टीमेट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल, और किसी एलिमेंट के लिए होता है एटम, और कंपाउंड के लिए है मॉलिक्यूल। कोई भी कंपाउंड आपको गिवन है, जैसे H2SO4 दे दिया, अगर H2SO4 का सबसे छोटा पार्टिकल जिसे आप H2SO4 कह सकें,
जिसमें H2SO4 की प्रॉपर्टीज हों, उस पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो कंपाउंड्स आर मेड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स एंड एटम्स कंबाइंड इन सर्टेन रेशियो एंड अ कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूल एंड इफ मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड देन इट इज नॉट अ कंपाउंड। तो ध्यान रखेंगे कि किसी मॉलिक्यूल को अगर बखेर दिया जाए, सारे एटम्स को अलग कर दिया जाए, तो फिर वो कंपाउंड नहीं है। बच्चों, कंपाउंड के बाद मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड हो, यानी कि सब्सटेंस containing two or more than two compounds is called mixture। जैसे कि हमने शुगर और सॉल्ट दोनों को मिक्स कर दिया साहब। शुगर अलग कंपाउंड है, सॉल्ट अलग कंपाउंड है, लेकिन ये मिक्सचर हो गया। अगर हम मिक्सचर की भी बात करें बच्चों, मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक होमोजीनस और दूसरा होता है बच्चों हेट्रोजीनस। होमोजीनस कैसा होता है? एक कंटेनर में वाटर लेकर के इसमें हमने शुगर डिसॉल्व कर दी, शुगर प्लस वाटर, शुगर को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हमें पता नहीं चलेगा शुगर कहां है और वाटर कहां है। दैट इज यूनिफॉर्म मिक्सचर एंड दिस यूनिफॉर्म मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इसे सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो होमोजीनस मिक्सचर जो है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और एयर भी किसका एग्जाम्पल है? मिक्सचर है साहब। डिफरेंट टाइप की गैसेस इसमें हैं, लेकिन आपको देखने से पता नहीं चलता कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ रहा है कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल आ रहा है, वो पूरा यूनिफॉर्म है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसमें आप उसके कंपोनेंट में डिफरेंशिएशन ना कर सकें। वी कांट डिफरेंशिएट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, देन मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनस एंड इट इज सॉल्यूशन। अगर हम बात करें हेट्रोजीनस की, तो बच्चों अगर हम पानी में तेल मिला दें, वाटर प्लस ऑयल, बहुत आराम से पता चलेगा कि पानी कहां है और तेल कहां है। दैट इज हेट्रोजीनस। ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। तो वाटर और ऑयल का मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म है, हेट्रोजीनस है, और हम इसमें आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कभी भी हेट्रोजीनस नहीं होते। सॉल्यूशन का मतलब है होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। इसी टाइप से अगर हम आगे की बात करें, इसमें पानी में अगर हम सैंड मिला दें, मिट्टी डाल दें, मिट्टी डिसॉल्व नहीं होगी, पूरा सॉल्यूशन होमोजीनस नहीं बनेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम ये बता नहीं पा रहे मिट्टी कहाँ है पानी कहाँ है। आपको मिट्टी अलग दिखाई देगी, पानी अलग दिखाई देगा, और इसका मीनिंग है कि वो हेट्रोजीनस है। बच्चों, आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ें जानी हैं। हमारे कंटेंट क्या हैं चैप्टर के, वो हमने जान लिए हैं। मैटर के बारे में जाना है, एटम के बारे में जाना है, मॉलिक्यूल के बारे में जाना है, एलिमेंट के बारे में जाना है, कंपाउंड के बारे में जाना है, मिक्सचर के बारे में जाना है, सॉल्यूशन के बारे में जाना है। और ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ये आप 9th 10th में पढ़ के आते हैं, मगर चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, तो पढ़ाना ज़रूरी है। कल हम एटम के बारे में, उसके मास के बारे में, कि एटॉमिक मास क्या होता है, उसे मेज़र किस में करते हैं, उसकी यूनिट हमने बनाई है तो कैसे बनाई है, एएमयू का क्या मतलब है, मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास कितने टाइप के होते हैं, और थोड़ा सा मोल कंसेप्ट कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा क्लास में। जब भी आप वीडियो लेक्चर सुने तो आपको हम बता देंगे कि कल का टॉपिक क्या होगा। उसे आप एक बार थोड़ा पढ़ लेंगे अपनी एनसीईआरटी से, तो बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा। और ये कोर्स पूरा आप ही के लिए है।
आप ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।